हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं आपके अकाउंट्स में से एक चैप्टर। आपको दो अकाउंट्स हैं यहाँ पर TY BCom में, एक है फाइनेंशियल अकाउंट्स और एक है कॉस्ट अकाउंट्स। फाइनेंशियल अकाउंट्स में से हम अब एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। राइट, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, और हमें एक और एक चीज़ उसके बारे में याद रखनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जब हम लोग हमारी सेविंग्स को राइट इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, सो वो हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने शेयर्स खरीदे या किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, बराबर। तो ये सारे हमारे लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट। अब जनरली लोग क्या करते हैं, इन्हें कंटिन्यूसली परचेज़ करते रहते हैं, फिर अच्छे प्राइस मिले तो सेल भी कर देते हैं, बराबर। तो उसको परचेज सेल ऐसे चलता रहता है पूरे साल भर में। वो कई बार कई कंपनियों के शेयर्स या डिबेंचर्स परचेज़ भी करते हैं, फिर उन्हें बीच में सेल भी कर देते हैं अच्छे प्राइस मिलने पर। राइट, तो ये इन पूरे इन्वेस्टमेंट्स का पूरे साल का हिसाब रखना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, राइट। और एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते वक्त जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने राइट दिया हुआ है। किसमें, AS 13 में। किसमें दिया हुआ है, AS 13, दैट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। इसे रेगुलेट करने वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को, वो आपका क्या है, AS 13। आपको ये ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग क्या होता है आपको समझा। जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स आप परचेस कर रहे हो, तो एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट का मैं पूरा परचेस सेल उन सभी चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करता हूँ। राइट, तो वो उसे कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। ओके, तो हम यहाँ पर समझते हैं पहले कि क्या अलग अलग टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में दो टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है। पहला है आपका फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़, और सेकंड है आपका वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़। जैसे कि यहाँ पे बोला है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ में क्या क्या आता है, डिबेंचर और बॉन्ड्स, और वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ में क्या आते हैं, इक्विटी शेयर्स। अब ये क्या होता है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ मतलब क्या, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसके ऊपर आपको जो इनकम मिलती है, राइट, बिकॉज आप पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हो, इन रिटर्न आपको सामने कुछ रिटर्न्स मिलेंगे। वो तो अगर आपके रिटर्न्स फिक्स्ड है कि आपको मिलेगा ही, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़। राइट, जैसे कि डिबेंचर्स के ऊपर आपने देखा होगा, डिबेंचर के आगे परसेंटेज दिया होता है, 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर। राइट, तो वो परसेंटेज आगे क्या दिखाता है डिबेंचर का, कि आपको कंपनी जो है वो इंटरेस्ट देगा, फिक्स इंटरेस्ट देगा। इन केस अगर कंपनी लॉस में भी है तो भी आपको कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा ही। कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ या ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, वो आपको जो इंटरेस्ट है आपका 8% या 10% जो भी आपका डिसाइड हुआ है, वो आपको हमेशा मिलेगा ही। यानी कि आपका जो इनकम है वो फिक्स है। इसीलिए ऐसे टाइप के इन्वेस्टमेंट्स को क्या कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ कहा जाता है, बिकॉज उनके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है, बराबर। वैसे ही वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ क्या होंगे, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट उनके जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं है। राइट, कभी बहुत ज़्यादा पैसे, ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं, कभी कम भी मिलते हैं और कभी नहीं भी मिलते। राइट, बिकॉज शेयर्स के केस में, इक्विटी शेयर्स का अगर हम बात करें, तो इक्विटी शेयर्स पे आपको कंपनी क्या देता है, डिविडेंड देता है। क्या देता है, डिविडेंड, यानी कि प्रॉफिट में जो शेयर है कंपनी का, राइट, वो आपको कंपनी देगा। राइट, उसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड। बट ये डिविडेंड फिक्स नहीं है। राइट, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है डिविडेंड ज़्यादा मिले, कम प्रॉफिट हुआ तो कम मिले। अगर कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है उस साल कंपनी डिविडेंड ना भी दे। यानी कि यहाँ पर आपका इनकम क्या है, फिक्स नहीं है, चेंज होता रहता है। राइट, इसीलिए इसे कहा है वेरिएबल इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे हमें सब में किन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो आपको सब में डिबेंचर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और शेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बराबर। आपको यहाँ पे दोनों के रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। फिलहाल हम लोग फोकस करने वाले हैं, राइट, डिबेंचर्स के ऊपर, यानी कि फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। शेयर्स के ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। बट मेजॉरिटीली जो हम लोग फॉर्मेट एंड ऑल का बात करने वाले हैं, दैट इज़ 60% दोनों के केस में क्या है, सेम है। ओके, जो हम जो अभी डिबेंचर में शुरू करेंगे पढ़ना, वो चीज़ आपको शेयर्स में भी क्या होगी, मोस्ट ऑफ चीज़ें क्या आने वाली है, काम आने वाली है। ठीक है, शुरू करते हैं हम हमारे फर्स्ट कंसेप्ट से, दैट इज़ रिलेटेड टू फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़। ओके,
सो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ चीज़ें जाननी होंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट, बराबर है। सो इस इंटरेस्ट के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। पहला है, इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। अब ये नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? सो नॉमिनल वैल्यू इज़ नथिंग बट फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। नॉमिनल वैल्यू क्या होता है आपका? फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स होता है। दूसरा चीज़, राइट, इंटरेस्ट अक्रूज ऑन द ड्यू डेट फिक्स्ड इन एडवांस, यानी कि इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? कंपनी का जो एक फिक्स डेट होता है, राइट, जो कि कंपनी ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, इन एडवांस डिसाइड किया हुआ है, वही डेट पर क्या देता है कंपनी? इंटरेस्ट देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि साल में एक ही बार मिलेगा आपको, राइट। जैसे कि हमारा साल अगर समझिए अप्रैल से लेकर मार्च तक का है, तो हर साल कंपनी 31 मार्च को इंटरेस्ट देता है, साल में एक बार। कई बार समझ में ऐसा भी होता है कि कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट देता है, हर 6 महीने में, राइट। तो अप्रैल से अगर साल शुरू हुआ है तो 30 सितंबर को भी इंटरेस्ट देता है, जल्दी और 31 मार्च को भी इंटरेस्ट देता है। तो साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रहा है कंपनी, राइट। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वार्टरली इंटरेस्ट देता है, हर 3-3 महीने में, ऐसे भी होता है, बराबर। सो अप्रैल से अगर मैं शुरू करूँ, राइट, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने हुए तो जून एंड में देगा इंटरेस्ट, फिर सितंबर एंड में देगा, फिर दिसंबर के एंड में देगा और फिर मार्च के एंड में, यानी कि साल में 4 बार दे रहा है। बट वो कंपनी ने पहले ही एडवांस में डिसाइड किया होता है कि वेदर वो इंटरेस्ट एक बार देने वाले हैं साल में, 2 बार देने वाला है या 3 बार, राइट। तो हमें जो सम्स हैं यहाँ पे हम जो सॉल्व करने वाले हैं, राइट, या इनफैक्ट टेक्स्ट बुक में जो सम्स है या बोर्ड में जो सम्स आए हैं, वो मेजॉरिटीली साल में 2 बार इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इंटरेस्ट डेट जो है वो कंपनी पहले से डिसाइड करके रखता है कि कभी कभी इंटरेस्ट मिलने वाला है। ये चीज़ें आपको समझ में काम आएंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इंटरेस्ट इज पेड टू द होल्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑन द ड्यू डेट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल पीरियड ऑफ होल्डिंग। मतलब क्या कि मान लीजिए कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है कि साल में 2 बार इंटरेस्ट देगा। मतलब मान लो अगर अप्रैल से वो साल शुरू कर रहे हैं तो साल में 2 बार कब होगा? 30 सितंबर और 31 मार्च। तो ये 2 डेट्स है जब कंपनी क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। ठीक है। अब ये जो 2 डेट्स है जिस पर कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है, जो तारीख को आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो कंपनी खाली क्या देख रहा है कि आज 30 सितंबर है, तो आज कौन कौन लोग हैं 30 सितंबर को, किसके पास कितना डिबेंचर्स है, उनको उतना इंटरेस्ट दे दो। अब उस पर्सन के पास वो डिबेंचर कब आया, उससे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी खाली क्या देखता है? होल्डर ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि इंटरेस्ट जिस दिन दिया जा रहा है ड्यू डेट पर, उस दिन होल्डर ऑफ सिक्योरिटी कौन है? कंपनी उसको पूरा वो इंटरेस्ट क्या करेगा? थमा देता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ए और बी 2 पर्सन है, ठीक है। मिस्टर ए के पास कुछ डिबेंचर्स थे, 2-3 साल से उन्होंने परचेज़ किए हुए थे, और अभी वो क्या कर रहे हैं जून मंथ में, राइट, या फॉर एग्जांपल जून में 1 जून को ही क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट सेल कर दे रहे हैं किसको? मिस्टर बी को। यानी कि अगर हमारा साल मान लो अप्रैल में शुरू हुआ है तो अप्रैल और मई मंथ ए के पास डिबेंचर्स था, फिर 1 जून को उन्होंने क्या कर दिया? मिस्टर बी को दे दिया। ओके, अब हुआ ऐसा कि 4 महीने हो गए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 30 सितंबर को कंपनी क्या कर रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। तो कंपनी ये नहीं देखेगा कि भाई वो 6 महीने में अगर मैं देखूँ अप्रैल से लेकर सितंबर में, तो अप्रैल और जो मेरा है मंथ अप्रैल और मई, वो 2 महीने का मुझे इंटरेस्ट ए को देना है और बाकी का 4 महीने का इंटरेस्ट बी को देना है। तो ऐसा कंपनी बांट के नहीं देता है। कंपनी क्या करता है? वो देख रहा है कि सितंबर में वो डिबेंचर्स किसके पास है? बी के पास। तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट पूरा का पूरा किसको दे देगा? बी को देगा। समझा, राइट। तो इसे हम कहते हैं, ये पॉइंट का मतलब आपका वो होता है, यानी कि वो होल्डर ऑफ द बिल को ही क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। अब आप बोलोगे सर ये तो गलत है, 2 महीने का इंटरेस्ट ए को मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, राइट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए। पहला तो होल्डर ऑफ द बिल, यानी कि जिसके पास जो वो डिबेंचर्स होल्ड कर रहा है ड्यू डेट पर, उसको ही इंटरेस्ट मिलेगा पूरे वो ड्यूरेशन का। तो राइट, फिर सेकंड हमने पॉइंट देखा था यहाँ पे कि वो जो इंटरेस्ट डेट्स है वो एक साल में 1 बार मिलेगा, या साल में 2 बार मिलेगा, या साल में 3 बार मिलेगा, और कब कब मिलेगा, वो डेट्स ऑलरेडी फिक्स होते हैं एडवांस में। और पहला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि इंटरेस्ट जो है वो नॉमिनल वैल्यू के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके बारे में हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा कि नॉमिनल वैल्यू मतलब क्या होता है? फेस वैल्यू। सो मान लीजिए एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ आपको यहाँ पे कि अगर कोई डिबेंचर है जिसका नॉमिनल वैल्यू, एनवी मतलब क्या है यहाँ पर? नॉमिनल वैल्यू। उसका नॉमिनल वैल्यू है ₹100,
ओके, यानी कि फेस वैल्यू 100 है, और नंबर ऑफ डिबेंचर मान लो किसी पर्सन के पास है 500, 500 डिबेंचर्स है जिनका एक का वैल्यू कितना है 100 रुपीज़, उनका नॉमिनल वैल्यू था। ओके राइट, और उसके ऊपर कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है इंटरेस्ट पहले से क्या है 8% इंटरेस्ट दिया जाए। तो अब अगर मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूँगा? सो मैंने क्या कहा आपको कि इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 8% लिया जाएगा किसका, 100 का, बराबर है। बट ये 100 के ऊपर अगर 8% निकालूंगा तो वो तो एक ही डिबेंचर का मिलेगा, बराबर है। बट ऐसे 500 डिबेंचर है तो मुझे क्या करना है 500 इंटू 100, यानी कि टोटल नॉमिनल वैल्यू मिल जाएगा मुझे कि 500 डिबेंचर्स का नॉमिनल वैल्यू कितना हो रहा है, और उस तो वो मुझे पता चलेगा 50,000, और इस 50,000 का मैं क्या करूँगा, राइट 8% लूँगा तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ 4,000। ओके तो आपको जो सम्स है उस सम्स में ऐसा बोलेंगे 200 डिबेंचर्स है, 300 डिबेंचर्स है, और उनका नॉमिनल वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको जब इंटरेस्ट निकालना है तो आप क्या कीजिए, वो नंबर ऑफ डिबेंचर्स को उनके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, राइट। तो ये जो वैल्यू मिला है उसके ऊपर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ओके राइट, तो ये तो बहुत बार आपको सम्स में यूज़ होने वाला है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली बाद में याद हो जाएगा, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं। बट ये 3 पॉइंट्स आपको इंटरेस्ट रिलेटेड क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े, राइट। तो अभी हम लोग फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ पे फोकस करने वाले हैं, वेरिएबल के बारे में अभी नहीं, राइट। तो हम लोग डिबेंचर्स के बारे में इन डिटेल क्या क्या चीज़ें होती है वो सभी जान लेते हैं। तो अभी इसके बाद हमें और 3 टर्म समझने हैं। ओके ओके, एक सेकेंड ना। ओके सो इसके बाद आपको अभी 3 टर्म समझने हैं, राइट। जो है आपका पहला है आपका अक्रूड इंटरेस्ट, फिर है आपको एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। ये 3 टर्म्स क्या होते हैं, ये 3 टर्म्स क्या होते हैं वो हम लोग क्या करेंगे अभी समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए कि एक पर्सन है मिस्टर श्याम, ठीक है, और मिस्टर श्याम, राइट, क्या कर रहे हैं, कुछ डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं। किससे परचेस कर रहे हैं हमें पता नहीं, राइट। कोई तो होगा जिसके पास उस कंपनी के डिबेंचर्स पहले से हैं, और मिस्टर श्याम उससे क्या कर रहे हैं, डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं। 1 जनवरी को अज्यूम करता हूँ मैं, 1 जनवरी 2019 को मिस्टर श्याम, राइट, 200 डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, राइट। ये कंपनी का नाम है डिबेंचर्स ऑफ रिलायंस, यानी कि रिलायंस कंपनी के डिबेंचर्स है। फेस वैल्यू दिया था आपको 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या था 10%। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है कंपनी का पहले से फिक्स इन एडवांस, राइट। तो वो 2 डेट दिए देखिए, राइट। सो इंटरेस्ट डेट दिया हुआ है आपको, सो सब में आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया होगा। सो इंटरेस्ट डेट दिए 31 मार्च को कंपनी इंटरेस्ट देता है और 30 सितंबर को इंटरेस्ट देता है। सो मिस्टर श्याम ने, राइट, रिलायंस कंपनी के डिबेंचर परचेज किए। लेट अस अज्यूम कंपनी के 200 डिबेंचर्स उन्होंने परचेज किए। क्या किए हैं, 200 डिबेंचर्स परचेज किए। अब मैंने आपको कहा था, राइट, कि वो ए और बी का एग्जांपल दिया था, बराबर। सो कंपनी क्या करने वाला है 31 मार्च को, अब समझिए ये 200 डिबेंचर्स किसने, मिस्टर श्याम ने परचेज़ किए, कभी जनवरी में। जनवरी के बाद कंपनी तो इंटरेस्ट कभी कभी देता है मार्च में और सितंबर में, यानी कि हर 6 महीने में। तो 31 मार्च जब आएगा जनवरी के बाद, तो कंपनी तो क्या करेगा, सितंबर से के बाद का जो भी इंटरेस्ट है मार्च तक का, राइट, यानी कि 6 महीने का, वो क्या करेगा मिस्टर श्याम को दे देगा, इन 200 डिबेंचर्स को। क्यों, क्योंकि 31 मार्च को ये 200 डिबेंचर्स किसके पास रहेंगे, मिस्टर श्याम के पास रहेंगे। तो कंपनी तो 200 डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा और वो किसको दे देगा, मिस्टर श्याम को। बट प्रॉब्लम क्या है, मिस्टर श्याम तो 1 जनवरी से डिबेंचर उन्होंने अपने हाथ में लिया है, राइट। बट उसके पहले का जो इंटरेस्ट है, यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने का इंटरेस्ट तो मिस्टर श्याम ने जिससे डिबेंचर्स खरीदे उस पर्सन का होता है ना वो इनकम, तो क्योंकि वो 3 महीने तो वो डिबेंचर्स उसके पास थे, बराबर है। तो इसीलिए जब वो डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, राइट, तो उस समय, राइट, वो मिस्टर श्याम जो है वो क्या करेंगे कि भाई वो पहले का जो 3 महीने का इंटरेस्ट है वो उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट जब वो डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं, राइट, जो भी पर्सन से, उस पर्सन को वो डिबेंचर का अमाउंट तो देंगे ही, बट ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो 3 महीने का, कौन से 3 महीने का, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का, जो कि कंपनी उनको देने वाला है, किसको, मिस्टर श्याम को देने वाला है, बराबर है। कभी मार्च में देगा,
राइट। तो मिस्टर श्याम को जो वो मिलने वाला अमाउंट उसमें से वो पहले ही क्या कर देगा, जिससे वो डिबेंचर परचेज कर रहे हैं उस पर्सन को पहले वो अमाउंट पे कर देता है, राइट। तो उसे हम क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट। तो कैलकुलेट करते हैं मान लीजिए वो इंटरेस्ट, तो वो 200 डिबेंचर्स का अगर मैं नॉमिनल वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो मैंने क्या बोला, 200 डिबेंचर्स इंटू क्या करना होगा मुझे, 100, बराबर है। तो मेरा नॉमिनल वैल्यू मिलेगा 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि 10% और इंटू मंथ्स, बराबर है, बिकॉज मुझे अक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, राइट, जब भी मैं किसी से शेयर परचेज कर रहा हूँ, राइट, तो वो जो पिछला टाइम यानी कि पिछला जो इंटरेस्ट डेट रहा होगा वहाँ से लेके जो परचेज करने का डेट है उस दौरान का जो इंटरेस्ट है वो उस पर्सन को बिलोंग करता है जिससे मैं क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। तो मैं उसको उस टाइम का इंटरेस्ट क्या कर रहा हूँ, मैं उसे डिबेंचर परचेज करते समय दे देता हूँ, बिकॉज जब कंपनी डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देगा तो मुझे तो वो अमाउंट कंपनी से वैसे भी मिल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं आपको, राइट। सो इसीलिए वो 3 मंथ्स लिया जाएगा। ये 3 मंथ्स कहाँ से आपको आया, समझा, राइट। लास्ट इंटरेस्ट डेट देखो, जनवरी के पहले लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या रहा रहेगा, पीछे जाएंगे, रिवर्स जाएंगे तो सितंबर में मिला होगा इंटरेस्ट, बराबर है। तो सितंबर से लेकर मैं 1 जनवरी तक काउंट करता हूँ, राइट। तो कितना हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 3 महीने हुए। तो जब वो मिस्टर श्याम जनवरी में शेयर डिबेंचर्स परचेस कर रहे हैं तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट वो क्या करेंगे, जिससे उन्होंने डिबेंचर परचेस किया उनको वो देंगे, बराबर है। तो वो 3 महीने यहाँ पे लिए गए। सो इसे कैलकुलेट करता हूँ, 20,000 इंटू 10%, आप कैलकुलेटर में करेंगे, राइट। कैलकुलेटर प्लीज़, अभी आप हमेशा इस चैप्टर के लिए हम सम्स करेंगे तो आपको ये कैलकुलेटर आपके हाथ में लग चाहिए ही होगा, ठीक है। सो 20,000 इंटू 10% इंटू 3/12 हम करते हैं तो अमाउंट मिलता है हमें 500। और ये 500 क्या है, हमारा अक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, ओके, राइट। अब मान लीजिए आगे हम जनवरी से आगे जाते हैं, 3 महीने हो गए मान लीजिए, तो 31 मार्च को कंपनी क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा, राइट। कब तक का इंटरेस्ट, कंपनी तो 2 डेट पर इंटरेस्ट देता है ना, फिक्स है। तो कंपनी सितंबर के बाद, सितंबर को उन्होंने इंटरेस्ट दिया था पिछले साल, तो अभी सितंबर के बाद से लेकर मार्च तक का यानी कि 6 महीने का इंटरेस्ट क्या करेगा, कंपनी देगा। सो 6 महीने का इंटरेस्ट अगेन इस 200 डिबेंचर, क्योंकि मिस्टर श्याम के पास तो 200 डिबेंचर है ना, तो उसको तो ये 200 डिबेंचर के ऊपर ही इंटरेस्ट मिलेगा। सो 200 डिबेंचर का वैल्यू क्या हो गया, 200 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, बिकॉज जब कंपनी इंटरेस्ट दे रहा है तो 6 महीने का है ना फिक्स उनका, तो वो 6 महीने का इंटरेस्ट उसको देगा, राइट, जो कि कितना हो रहा है 1000। बट ये 6 महीना पूरा का पूरा मिस्टर श्याम के पास था क्या, नहीं, उसके पास तो 3 महीने ही था खाली, राइट, जनवरी से लेकर मार्च। तो इसीलिए ये 1000 जो कंपनी से उसको मिल रहा है उसमें से ऑलरेडी 500 वो क्या कर चुके हैं, शेयर परचेज करते समय दे दिया था ना उन्होंने अक्रूड इंटरेस्ट, राइट। तो ये 500 में से 1000 में से 500 रुपये वो ऑलरेडी उनको दे चुके था, जिससे हम क्या कहते थे, अक्रूड इंटरेस्ट, बराबर है। तो इसमें उसका कोई नुकसान नहीं था जब परचेज करते समय उसने वो दिया, बिकॉज वो पैसे तो उसको ऑलरेडी कंपनी बाद में कंपनी से क्या हो गए, मिलने ही वाले ही है, ठीक है, राइट। अब मान लीजिए कि अब वो सेल कर रहे हैं, राइट, आगे जाते हैं हम और थोड़ा मार्च से आगे जाएंगे, और मान लो 31 जुलाई को वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, राइट। उनके पास ये जो डिबेंचर्स है इसमें से वो 120 डिबेंचर सेल कर देते हैं, राइट। किसको, मिस्टर पवन को, एक पर्सन है मिस्टर पवन, इस मिस्टर पवन को वो क्या कर रहे हैं, इसमें से अपने पास जो डिबेंचर्स है उनके पास से वो क्या कर रहे हैं, 120 डिबेंचर्स को सेल कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जो भी प्राइस में उन्होंने परचेज़ किया होगा वो उस प्राइस में तो सेल नहीं करेंगे, राइट। तो मान लीजिए उन्होंने सेलिंग प्राइस डिसाइड किया है कि एक डिबेंचर का प्राइस क्या होगा, 106, क्या होगा एक डिबेंचर का प्राइस, 106 रुपीज़। अब ये जो 106 रुपीज़ है, राइट, इट कैन बी एक्स इंटरेस्ट प्राइस भी हो सकता है और एक कम इंटरेस्ट प्राइस भी हो सकता है, ओके। तो हमें ये 2 टर्म समझना है, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट क्या होता है और कम इंटरेस्ट क्या होता है वो हम लोग अभी समझेंगे। तो सबसे पहले एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपका जो सेलिंग प्राइस है, बराबर। अब यहाँ पे सोचिए ज़रा कि मिस्टर श्याम जो है वो मिस्टर पवन को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बराबर। कभी सेल कर रहे हैं, जुलाई में, बराबर। तो यहाँ पे वापस से वो अक्रूड इंटरेस्ट वाला सिस्टम आएगा कि मिस्टर श्याम क्या बोलेंगे, भाई मुझे मार्च में इंटरेस्ट मिला है, बराबर। तो इसके बाद का जो है अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना तो डिबेंचर्स मेरे पास था, मैं तो आपको जुलाई में सेल कर रहा हूँ, बराबर है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई यानी कि 4 महीना ये डिबेंचर्स मेरे पास था। और जुलाई के बाद
सितंबर में आपको क्या करेगा, मिस्टर पवन को कंपनी 6 महीने का इंटरेस्ट देने वाला है, बराबर है। बट उसमें से 4 महीने का जो इंटरेस्ट है, 4 महीने कैसे हुए, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का डेट देखिए 31 जुलाई को बेच रहे हैं, यानी कि पूरा जुलाई महीना भी शाम के पास ही था ना वो। तो 4 महीने का इंटरेस्ट वो मिस्टर शाम क्या करेंगे, मिस्टर पवन से लेने वाले हैं, राइट, यानी कि अक्रूड इंटरेस्ट लेंगे वो, बराबर। अब यहाँ पे अगर ये जो 106 रुपीज़ वो ले रहे हैं, इसके अंदर वो अक्रूड इंटरेस्ट आता है या नहीं आता, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट, बराबर। तो ये 120 डिबेंचर्स का अगर हम लोग 106 के हिसाब से कैलकुलेट करें तो जो भी अमाउंट होगा, तो उस अमाउंट के अलावा उसको इंटरेस्ट पे करना है, या इसके अंदर इंटरेस्ट आ गया, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट। तो अगर ये प्राइस इंटरेस्ट के बिना है, यानी कि इंटरेस्ट अलग से देना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कहते हैं। सो एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर मैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे हूँ, अगर ये जो 106 है वो सब में कहा है मुझे कि ये एक्स इंटरेस्ट है, तो मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा पहले तो ये 120 डिबेंचर्स के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करूँ, सो 120 इंटू 100 क्या होगा, नॉमिनल वैल्यू होगा, राइट। सो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 120 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपका 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10%। और कितने टाइम का है ये इंटरेस्ट, 4 महीने का हम लोग निकाल रहे हैं, राइट, अप्रैल से लेकर 31 जुलाई, ओके। अक्रूड इंटरेस्ट निकाल रहे हैं हम लोग 4 महीने का, वो कितना आ रहा है, 400 रुपीज़। सो अब ये 400 रुपीज़ हुआ आपका इंटरेस्ट। और जब हम लोग एक्स इंटरेस्ट बोल रहे हैं, यानी कि ये 106 रुपीज़ के अंदर इंटरेस्ट आता नहीं है, तो हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, जो बेचने का अमाउंट होगा, राइट। सो 120 डिबेंचर्स इंटू 106 और अमाउंट कितना हो जाएगा, 12,720। सो मिस्टर पवन, राइट, मिस्टर श्याम को डिबेंचर्स के लिए कितना देने वाले हैं, 12,720 देने वाले हैं। और इस अमाउंट के अंदर, राइट, वो जो इंटरेस्ट है वो तो अलग से देना है 400 रुपया, इसके अंदर वो इंटरेस्ट आता नहीं है, इसे हम कहते हैं एक्स इंटरेस्ट। तो जब आपको एक्स इंटरेस्ट का है तो आपको क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिखना है, ओके, राइट, आपका 400। और आपका जो प्राइस होगा वो आपको अलग से लिखना है, कितना, 12,720, यानी कि उस अमाउंट को जो हमने मल्टीप्लाई करके निकाला 120 इंटू 106, उसके अंदर वो इंटरेस्ट आता नहीं है, राइट। वेयर एज जब मैं कम इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, मान लो अगर ये 106 अगर कम इंटरेस्ट बोला होता, दैट मीन्स कि ये 106 के ऊपर अलग से इंटरेस्ट आएगा नहीं, राइट। ये 106 इंटू 120 वो पे करेंगे, उसके अंदर इंटरेस्ट भी आ गया, इसे हम क्या कहते हैं, कम इंटरेस्ट, बराबर है। बट जब हम लोग सम्स में बनाते हैं, राइट, तो हम लोग इंटरेस्ट और अमाउंट अलग अलग शो करते हैं, तो इसीलिए हमें इंटरेस्ट और अमाउंट अलग अलग पता होना चाहिए, बिकॉज 2 अलग अलग कॉलम में मुझे लिखना है कि जो बेचा है उसका इंटरेस्ट कितना है और उसका अमाउंट कितना है। बट जब एक्स इंटरेस्ट कहते हैं तो हमें याद रखना है कि अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट आता नहीं है। वैरेज जब कम इंटरेस्ट कहते हैं, दैट मीन्स कि जो भी अमाउंट वो पे करने वाले हैं उसके अंदर इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है, तो मुझे उस इंटरेस्ट को अलग करना होगा। तो जब मैं कम इंटरेस्ट का बात कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट तो 4 महीने का उसी तरीके से निकालेंगे, राइट। तो वो आपका आ गया कितना, 400 रुपीज़, बराबर है, राइट। और जो आपका अमाउंट आता है, राइट, तो नॉर्मल केस में अगर मैं 120 इंटू 106 करूँगा तो अमाउंट कितना आ रहा था हमारा, 12,720 आ रहा था, बराबर है। बट क्योंकि यहाँ पे कम इंटरेस्ट बोला है, बराबर है, तो कम इंटरेस्ट बेसिस का मतलब क्या होता है, ये अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट भी है, बराबर। यानी कि एक्चुअल में डिबेंचर्स के लिए वो कितना ले रहे हैं, 12,320 ही ले रहे हैं। 400 रुपया तो आपका क्या हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया। सो इंटरेस्ट 400 रुपया लिखा जाएगा, वेयर अमाउंट जो है आपका वो कितना लिखा जाएगा, 12,320। कैसे मिला, इंटरेस्ट माइनस करके। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है यहाँ पे, राइट, कि जब भी आपको कम एक्स इंटरेस्ट बोला है तब आप इंटरेस्ट तो आपको दोनों ही केस में कैलकुलेट करना ही है, बट एक्स इंटरेस्ट बोला मतलब वो अमाउंट के अंदर इंटरेस्ट आया नहीं है, आप वो अमाउंट डायरेक्टली लिख सकते हो। और कम इंटरेस्ट कहा तो आप इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करोगे, बट जो भी आपको अमाउंट मिलेगा मल्टीप्लाई करके, उसमें से आपको वो इंटरेस्ट माइनस करके फिर अमाउंट में लिखना है। क्लियर है। सो सबसे पहले हमने देखा अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है, राइट, कि जब भी हम किसी से शेयर्स पर या जब भी हम लोग किसी से कोई सिक्योरिटीज़ डिबेंचर्स परचेज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उस पर्सन को लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर, राइट, आज के परचेज डेट तक का इंटरेस्ट क्या करेंगे, हम उसको पे करेंगे, बराबर है, बिकॉज उसके ऊपर उसका हक है और ये पैसे तो मुझे कंपनी से बाद में मिलने ही वाले हैं, बराबर है, बट हम लोग उसको आज ही परचेज करते समय पे करते हैं। वैसे ही जब अगर हम लोग सेल कर रहे हैं तो हम लोग सामने वाले से क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट लेंगे, राइट। तो वो जो इंटरेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, ओके। सो अब
एक्स इंटरेस्ट प्राइस और क्या इंटरेस्ट प्राइस के बारे में डिस्कस किया हमने। सो एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या है आपका, अगर आपका जो सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है राइट, उसके अंदर अगर इंटरेस्ट छुपा नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ओके राइट, तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और जो आपका प्राइस है वो डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे। वैरएस कम इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है, कम इंटरेस्ट मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट भी आ गया है राइट, तो सेलिंग प्राइस कम इंटरेस्ट है ये। सो इसके अंदर सेलिंग प्राइस भी और इंटरेस्ट भी है। ओके, सो 106 इंटू 120 जो करेंगे तो वो जो अमाउंट आएगा उसके अंदर इंटरेस्ट भी है, तो हमने इंटरेस्ट तो निकाला है पहले 400, तो कम इंटरेस्ट बोला मतलब मुझे क्या करना होगा, उस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करना होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस। क्लियर हुई ये टर्म राइट। सो एक बार वर्डिंग्स भी देख लेते हैं इनके। कम इंटरेस्ट क्या होता है फिर, राइट, व्हेन अ सिक्योरिटी इज परचेज्ड इंटरेस्ट अक्रूड फ्रॉम द लास्ट ड्यू डेट अप टू द डेट ऑफ परचेज नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। राइट, तो अक्रूड इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, जब सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, कहाँ से लेकर, जो भी लास्ट ड्यू डेट रहा रहेगा इंटरेस्ट का वहाँ से लेकर डेट ऑफ परचेज तक का। ओके, तो वो हमारा क्या होता है, अक्रूड इंटरेस्ट होता है। ओके, इसके बाद हमने देखा एक्स इंटरेस्ट। सो एक्स इंटरेस्ट क्या होता है, व्हेन अ सिक्योरिटी इज परचेज्ड इफ़ द प्राइस इज़ ओनली टूवर्ड्स द कॉस्ट एंड एक्सक्लूड्स द अक्रूड इंटरेस्ट, मतलब वो जो 106 इंटू किया था ना हमने 120, उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, वो खाली उसका शेयर्स का ही, सॉरी डिबेंचर्स का ही प्राइस है राइट, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। वेरएस कम इंटरेस्ट, तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपका अमाउंट है वही, जो भी आपका एक्स इंटरेस्ट अमाउंट प्राइस दिया हुआ है वही आपका क्या हो गया, कॉस्ट हो गया, उसमें कुछ कम होने वाला नहीं है। वेरएस कम इंटरेस्ट में क्या है, 106 बोला है बट एक्चुअल में रेट 106 नहीं है, क्यों, क्योंकि उस 106 में से इंटरेस्ट भी माइनस होगा ना राइट, तो 106 के हिसाब से जो भी आप कैलकुलेट करके अमाउंट निकालोगे उसमें से इंटरेस्ट माइनस होने वाला है। वेरएस एक्स इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं था, 106 के हिसाब से ही आप प्राइस निकाल देते, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपका, एक्स इंटरेस्ट प्राइस ही होता है वहाँ पर। कम इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा, इफ़ द प्राइस इज टूवर्ड्स कॉस्ट एज वेल एज द अक्रूड इंटरेस्ट, यानी कि आपको जो कम इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 106, इसके अंदर शेयर्स का प्राइस, डिबेंचर्स का प्राइस तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ क्या आने वाला है, इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, उस प्राइस के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम इंटरेस्ट प्राइस। और इस समय हम लोग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हमने जो अमाउंट निकाला था ना 12,300 एंड राइट, तो वो कैसे निकाला था हमने, जो भी कम इंटरेस्ट प्राइस हमें मिला था मल्टीप्लाई करके, उसमें से हमने इंटरेस्ट क्या किया, माइनस किया, तो हमें क्या मिला, राइट, कॉस्ट मिला, बिकॉज कॉस्ट ही मुझे अमाउंट में शो करना है। सो एक्स इंटरेस्ट के केस में क्या है, जो भी मल्टीप्लाई करके आता है वो मैं अमाउंट में शो करता हूँ। कम इंटरेस्ट के केस में मुझे क्या करना है, जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा उसमें से मैं अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करूँगा, तो मुझे क्या पता चलेगा, कॉस्ट पता चलेगा। ओके, सो ये टर्म्स आपको क्लियर हुए, अक्रूड इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। ओके राइट, अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म पर, नेक्स्ट इस पे आते हैं, हमारे जर्नल एंट्रीज कुछ हमें थोड़े समझने होंगे राइट। एग्ज़ाम में तो हमें जर्नल एंट्रीज नहीं आते, एग्ज़ाम में हमें एक अकाउंट बनाना होता है इन्वेस्टमेंट का, हमारा लेजर अकाउंट, बराबर है, बट जर्नल एंट्री इसका बेसिक है, हमें ये बेसिक एंट्रीज पता होने चाहिए। ओके, और उसी से बिकॉज लेजर बनेगा आपका राइट। सो हम लोग शॉर्ट में जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं पहले और फिर हम लोग लेजर पर आते हैं। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एंट्रीज का, तो सबसे पहले मैं एंट्रीज देखूंगा किसका, परचेज़ का, यानी कि जब मैं इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर रहा हूँ उस समय मेरा एंट्री क्या होगा। आपको पता है ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका क्या है, एसेट है राइट। एसेट के कौन से टाइप का अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट में राइट। सो उस समय एंट्री क्या होगा, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो जब भी मैं परचेज़ कर रहा हूँ तो वो इन्वेस्टमेंट मेरे पास आएगा और मैं सामने वाले को क्या करता हूँ, पैसे देता हूँ, इसीलिए टू बैंक, बराबर। और यहाँ पे एक और एक चीज़ लिखा है, देखो इंटरेस्ट लिखा है, बराबर है। तो ये इंटरेस्ट क्यों है, अभी मैंने आपको कहा कि जब भी हम लोग डिबेंचर्स परचेस करेंगे तो मैं सामने वाले पर्सन को क्या करने वाला हूँ, वो 3 महीने का जो है परचेज डेट से पहले का जो इंटरेस्ट है वो हमें उसको देना पड़ेगा ना, तो हमारे लिए वो खर्चा हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, वो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस है और इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इसीलिए मैंने क्या किया, उसको डेबिट किया है। ओके राइट। सो इसके बाद कंपनी जब हमें इंटरेस्ट देता है ड्यू डेट पर, सो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि हमें पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिकॉज जब कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे रहा है राइट ड्यू डेट पर, जो भी डिसाइड किया हुआ है कंपनी का पहले से
राइट। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा था 31 मार्च और 30 सितंबर, तो वो डेट पर जब कंपनी हमें इंटरेस्ट देता है तो हमें हमारे बैंक में पैसे आ जाते हैं और वो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो उसके लिए मैं वो इंटरेस्ट को क्रेडिट में शो करता हूँ। इसी तरीके से जब मैं सब की सेल करता हूँ तो मुझे पैसे मिलेंगे, बट वो जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो मेरे इन्वेस्टमेंट के भी पैसे हैं और वो पर्सन मुझे क्या देता है, इंटरेस्ट भी देता है, राइट। क्यों इंटरेस्ट? बिकॉज जब मैं उसको बेच रहा हूँ तो हो सकता है कि बेचने के पहले के कुछ महीने के इंटरेस्ट मेरे हैं, बट वो मुझे अभी तक कंपनी से मिले नहीं है, तो उस समय मैं उससे इंटरेस्ट भी लूँगा, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, बराबर है। फिर अब ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इन्वेस्टमेंट बेच रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे फ़ायदा हुआ हो या नुकसान हुआ हो, बिकॉज जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट ख़रीदा था तब कुछ रेट और होगा और जब मैंने उसको बेचा है तब कुछ रेट और है, तो ऑब्वियसली हर सम में जब भी इन्वेस्टमेंट बेचे जाएंगे तब आपको उसका प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना होगा। और ठीक है, और वो जो प्रॉफिट या लॉस आता है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा तो मेरा एंट्री क्या बनेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में आएगा। सो मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, लेजर आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का बनाना होता है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपको ये कहाँ शो करना है वो आपको सोचना होगा, ठीक है। सो लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और टू इन्वेस्टमेंट, ओके, राइट। अब इसके बाद और दो एंट्रीज़ है आपके। सिक्स्थ एंट्री है आपका प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट का अमाउंट जो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हो, और आपका लास्ट है आपका लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। बट ये दो एंट्रीज़ मैं आपको थोड़े टाइम के बाद समझाऊंगा, पहले हम लोग लेजर अकाउंट देख लेंगे फिर आपको ये समझेगा, ओके, राइट। तो ये दो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये पहले 5 पर फोकस कीजिए, ठीक है। 2 मिनट आप देख लीजिए इस एंट्रीज़ को, 5 को। ओके, हमें सब में जर्नल एंट्रीज नहीं पूछे जाते, हमें सब में क्या बनाना होता है, इन्वेस्टमेंट का अकाउंट। तो जब जब मैं सब में इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे ये एंट्री का इफेक्ट कैसा दिखाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, बिकॉज देखिए इन्वेस्टमेंट डेबिट हुआ है, फिर इसका अमाउंट मुझे इन्वेस्टमेंट में शो करना होगा, राइट, इंटरेस्ट में, क्रेडिट में। फिर वैसे ही यहाँ पर मुझे कहाँ पे शो करना होगा, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में, बराबर। यहाँ पे मुझे कहाँ पे शो करना है, इन्वेस्टमेंट के डेबिट में, और यहाँ पे मुझे कहाँ शो करना है, इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में। सो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, राइट। इससे हम लोग देखिए अभी लेजर देखते हैं। सो इस तरीके से सम में आपको लेजर बनाना है, सम में आपको ये पूछा जाएगा, ये आपका मेन फॉर्मेट है फॉर सम्स, ठीक है। सो सम में जब आप ये लेजर बनाओगे, ओके, सो आपका फॉर्मेट होगा इस तरीके से, डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, ओके। ध्यान रखिएगा सम्स जब हम लोग करने वाले हैं, राइट, तब हमें पूरा ये जो सम है वो एक्चुअली पूरे बुक में लेना है, यानी कि दोनों पेज साथ में होने चाहिए आपके सामने सामने, ओके। तो आप लेफ़्ट साइड के पेज पर आप पूरा डेबिट साइड बनाते हो और राइट साइड के पेज पर पूरा क्रेडिट साइड बनाओगे, बिकॉज ये पूरा फॉर्मेट आपको एक ही साइड में, पेज के एक ही साइड में आपको बहुत ही डिफ़िकल्टी कर देगा, राइट। तो इट्स बेटर आप क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड राइट साइड पूरा एक पेज लेंगे, लेफ़्ट साइड में आप डेबिट साइड शो कीजिए और राइट साइड में आप क्या कीजिए, क्रेडिट साइड शो कीजिए, ठीक है, राइट। सो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ओपनिंग बैलेंस, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट है, तो एसेट का ओपनिंग डेबिट साइड में आता है, बराबर। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ओपनिंग क्या हो गया सर, अब ओपनिंग के बारे में तो आपने कुछ बताया ही नहीं है। तो अभी ऐसा है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट 4-5 साल से परचेस करते हैं, सेल करते हैं, ऐसा चलता रहता है, बट ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ वो तो एक हर साल प्रिपेयर करता हूँ। तो आज मान लो 1 अप्रैल को मेरा ईयर ओपनिंग है, तो हो सकता है ना पिछले साल के कुछ इन्वेस्टमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, बराबर है, तो उनको मैं ओपनिंग पहले शो करूँगा डेबिट साइड में, ठीक है। तो पहले मैं उनका नॉमिनल वैल्यू शो करता हूँ, तो मान लीजिए वो दिन पर मेरे पास 400 डिबेंचर्स है और 100 रुपये उनका वैल्यू है, तो 400 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू में आएगा, ओके। और वो मान लो मैं 1 जनवरी को ओपन कर रहा हूँ, बट इंटरेस्ट जो है वो कब मिलता है, सितंबर में मिलता है। सब डेट हमारा मार्च और सितंबर है, इंटरेस्ट डेट्स क्या है, मार्च और सितंबर, बट इनका ईयर ओपनिंग कब होता है, 1 जनवरी को, और क्लोजिंग होता है 31 दिसंबर को। तो उस केस में क्या होगा, ओपनिंग अगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ 400 डिबेंचर्स, तो उसके ऊपर मुझे कुछ इंटरेस्ट मिलने का बाकी होगा ना, राइट। कितना इंटरेस्ट, 1 जनवरी के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मुझे सितंबर में लास्ट इंटरेस्ट मिला था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि उस 400 डिबेंचर्स के ऊपर मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट मिलने का बाकी है, तो वो मेरा क्या हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट में मैं शो करूँगा,
ठीक है, वो कैलकुलेशंस हम लोग देख लेंगे। फिलहाल हम तो खाली बात करने वाले हैं साइड्स के बारे में कि कौन सी चीज़ें कहाँ शो होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ओपनिंग आपको डेबिट में शो करना है। फिर आपको परचेस, जैसे कि हमने परचेस का एंट्री देखिए क्या पास किया था, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में पास किया था ना, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट के डेबिट में आप लिखेंगे टू बैंक। ओके, उसी तरीके से सेल होगा तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बराबर। यह वाला आपका सेल का एंट्री है, थर्ड। ओके, सेकेंड हमारा एंट्री था, देखिए इंटरेस्ट का हमने लिखा था, हमने एंट्री लिखा था बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, बराबर। तो आप बोलेंगे सर इसमें तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख रहे हो। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमने एक इंटरेस्ट का कॉलम भी बनाया है, तो इंटरेस्ट अगर डेबिट हुआ है तो यहाँ पे शो होगा, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट हुआ है तो जर्नल एंट्री में यहाँ पे शो होगा। तो हमारे जर्नल एंट्री में देखिए बैंक से जब हमें इंटरेस्ट मिला तो हमारा एंट्री क्या था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इसके लिए मुझे क्रेडिट साइड में लिखना है बाय बैंक, और मैं इंटरेस्ट के कॉलम में वो अमाउंट मेंशन करता हूँ जो मुझे क्या मिल रहा है, कंपनी से ड्यू डेट पर इंटरेस्ट मिलता है वो। ओके, इसके बाद हमने देखा था वहाँ पे प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट होगा तो एंट्री क्या था हमारा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो इन्वेस्टमेंट के डेबिट में लिखूंगा मैं टू प्रॉफिट एंड लॉस। और उसी तरीके से जब लॉस हुआ तब हमने क्या एंट्री देखा, प्रॉफिट एंड लॉस टू इन्वेस्टमेंट, बराबर है। तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट में लिखा मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आ गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, राइट, हमने दो एंट्री स्किप किए थे ना, बराबर, उसके बारे में बात करेंगे। अब ये हो जाने के बाद मान लो मैंने परचेज़ और सेल हुए, ये तो मैं एक ही ले रहा हूँ, राइट। हमें सम्स में 2 बार 2 परचेज़, 3 परचेज़, 1-2 सेल है, ऐसे सभी चीज़ें करनी होती है। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि परचेज़ हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड होता है, सेल्स हमेशा यहाँ पर। जब कंपनी से इंटरेस्ट मिलता है तो हम लोग वो यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। फिर जब मैं सेल कर रहा हूँ तो प्रॉफिट होगा तो इस साइड शो किया जाएगा, लॉस होगा तो इस साइड शो किया जाएगा, बराबर। कई बार ऐसा होता है कि सम्स हम लोग इतनी बार लेजर अकाउंट सम बनाते हैं तो चैप्टर ख़त्म होने का लोगों को जर्नल एंट्री से याद ही नहीं होती, राइट। वो लेजर बायहार्ट कर चुके होते हैं कि परचेज हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है, सेल्स हमेशा यहाँ पे रिकॉर्ड होने वाला है। तो आप ये फॉर्मेट को ही याद करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसके बाद मैं ईयर क्लोज करूँगा, जैसे कि मतलब लेजर का टोटलिंग करता हूँ। तो जब मैं टोटलिंग करता हूँ, राइट, तो मुझे क्या होगा, देखिए मैं डेबिट साइड क्रेडिट साइड टोटल करूँगा तो डेबिट साइड ज़्यादा मिलेगा, हमेशा यहाँ पे एक अमाउंट आएगा नॉमिनल वैल्यू, ये आपका क्लोजिंग अमाउंट हो जाएगा, इसे ये क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। और इंटरेस्ट कॉलम का जब मैं बात करूँ तो इंटरेस्ट कॉलम में हमेशा ऐसा होगा कि क्रेडिट साइड क्या होने वाला है, यहाँ पे ज़्यादा आएगा आपका, क्रेडिट साइड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा हमेशा इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे हमें एक बैलेंस मिलेगा, या तो वो ज़्यादा आएगा या तो टैली हो जाएगा, बट इस साइड ही ज़्यादा आएगा, इस साइड कभी ज़्यादा आता नहीं है जल्दी, ठीक है। तो इस साइड पे, राइट, आपका जो इंटरेस्ट यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा, मतलब मान लीजिए यहाँ पे 40,000 आ रहा है और यहाँ पर 36,000 है, तो 4,000 क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, राइट। और इस बैलेंस को आपको कहाँ शिफ्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, वही हमारा एंट्री नंबर 6 था, राइट। सो एंट्री नंबर 6 था हमारा, राइट। तो ये अमाउंट को मुझे कहाँ पे शिफ्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेरा जर्नल एंट्री कैसा बनेगा, देखिए इंटरेस्ट, राइट, मैंने इंटरेस्ट का कॉलम में लिखा है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे वापस से, सॉरी यहाँ पे नहीं, वापस से हम लोग जर्नल एंट्री में जाकर देखते हैं। देखिए हमारा 6 एंट्री था इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, बराबर है, बिकॉज डेबिट साइड में मुझे बैलेंस आया था वहाँ पे, राइट, बराबर। और मैंने वहाँ पे क्या लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इंटरेस्ट के डेबिट में लिखा है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये 7th एंट्री समझते हैं हम लोग। तो इसमें क्या है कि जब मैं अमाउंट अगर क्लोज करता हूँ, राइट, तो मान लीजिए मैंने टोटलिंग किया, डेबिट साइड में टोटलिंग आ रहा है 80,000, डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है 80,000, और क्रेडिट साइड में टोटल करने पर मुझे आ रहा है 60,000, डेबिट साइड में टोटल करने पर कितना आ रहा है 60,000। अब ऐसा है, राइट, तो अगर मैं बैलेंसिंग करूँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20,000 बैलेंस आएगा, बराबर। अमाउंट अगर मैं बैलेंस कर रहा हूँ तो 20,000 आ रहा है, बट सब में ऐसा बोला है कि ईयर एंड में मेरे पास जो डिबेंचर्स पड़े हैं, राइट, ईयर एंड में मेरे पास जो डिबेंचर्स पड़े हैं उनका वैल्यू, राइट, उनका वैल्यू है 100 रुपीज़, उनका वैल्यू कितना है 100 रुपीज़। और यहाँ पर मेरे पास जो डिबेंचर्स है, राइट, वो 180 डिबेंचर्स है नॉमिनल वैल्यू। बैलेंस करूँगा तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पता चलेगा ना, राइट। तो अगर यहाँ पे मुझे 18,000 आ रहा है तो यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स का बात करूँ तो 180 है, और मुझे सब में बोला है कि ईयर एंड में उनका वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो 180 इंटू 100 करूँगा तो कितना हो जाएगा 18,000, है ना। 180 इंटू 100 कितना हो जाएगा 18,000। बट मैं जब बैलेंसिंग कर रहा हूँ तो मुझे अमाउंट कितना आ रहा है 20,000, बिकॉज टोटल यहाँ पर 80,000 है,
और ऊपर सारे अमाउंट्स का 60,000 हो रहा है, तो बैलेंस मुझे कितना आ रहा है 20,000। बट वो जो उन्होंने जो रेट कहा है कि ईयर एंड में उसका वैल्यू 100 रुपया है, तो उस हिसाब से अगर मैं वैल्यू निकालूंगा, राइट, सो मार्केट वैल्यू इसका कितना चल रहा है 18,000। और हमें पता है जो भी स्टॉक होता है इज़ रिकॉर्डेड एट कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लेस। तो अगर मैं कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करूँगा तो बैलेंस 20,000 आ रहा है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकालूंगा तो कितना आ रहा है 18,000 आ रहा है। तो इसके लिए विच एवर इज़ लेस कौन सा होता है 20 और 18 में से लेस 18, तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, अमाउंट में 18 लिखना पड़ेगा, बिकॉज 18 क्या है दोनों में कम है। तो इससे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये टैली होगा क्या, नहीं ना, यहाँ पे 80,000 है, पहले से 60,000 था और 18 लिखा, तो अभी भी 2,000 कम पड़ेगा। तो वो 2,000 यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसे हम क्या कहेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, उसे हम लोग क्या कहेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या कहा, आपको समझा, राइट। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम लोग जब आपको सम्स करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको जो भी मैंने कंसेप्ट सिखाया, राइट, उसमें कई थोड़ी बहुत चीज़ें आपको क्या होगी, राइट, एकदम क्लियर नहीं होंगी, बिकॉज आपके सम आपके सामने नहीं है, बराबर। तो जब आप वो चीज़ सम में अप्लाई करोगे तब आपको वो ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएंगे, बराबर है। बट जो मैंने आपको टर्म समझा है, एक्रूड इंटरेस्ट, राइट, एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, वो सब आपको क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ठीक है, राइट। और ये जनरल एंट्री और लेजर का एप्लीकेशंस तो क्या है, हम सम करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सम्स नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे, राइट। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कैलकुलेटर्स अपने हाथ में रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग सम्स करेंगे तो हमें कैलकुलेटर्स की ज़रूरत पड़ने ही वाली है, बिकॉज कैलकुलेटर में जब आप चीज़ वो करोगे नहीं तब तक आपको वो समझेगा नहीं। सो हम लोग जो भी कैलकुलेशंस करने वाले हैं उसके लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और हम लोग वहाँ पर से सम्स शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है वो फुल्ली कंप्लीट कर दिया है और सम्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।